हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी परीक्षा। माय नेम इज सिमरन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई दैट इज यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनमें जो क्वांट का पोर्शन है वो उसको एनालाइज करेंगे। हम उसको देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने, कौन से टॉपिक्स हैं उनमें से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जो आपका यूपीएसआई का एग्जाम है दिस विल हैपन इन एंड ऑफ अक्टूबर, ये एंड ऑफ अक्टूबर में होगा। अब जैसे जैसे एग्जाम हमारे नजदीक आते जाते हैं वैसे वैसे स्टूडेंट्स की जो नर्वसनेस होती है दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, बट आई वुड से दैट डोंट गेट डीमोटिवेटेड ऐसे टाइम में, बिकॉज अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ, हम कह सकते हैं हमारे पास 1 मंथ है। सो ये 1 मंथ को हम जितना ज्यादा मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं उतना हमें यूटिलाइज करना चाहिए, है ना। हमें बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर नहीं भी किया तब भी डीमोटिवेट मत होइए। इस 1 मंथ को बहुत ही प्रिसाइज तरीके से इसको यूज कीजिए, इसको यूटिलाइज कीजिए सो दैट आप अपनी जो आउटपुट है उसको क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सकें, है ना। आपने बहुत पढ़ा है लेकिन आप इस 1 मंथ में बिल्कुल ही डीमोटिवेट हो गए हो, देन आपकी जो आउटपुट है वो अच्छी आने की जगह इट विल डेफिनेटली, वो जो ग्राफ है आपका ऐसा जाता जाता ऐसा चला जाएगा। और जब एग्जाम है एक्चुअली, जब आपको अपना मैक्सिमम आउटपुट देनी है, उस एग्जाम वाले दिन आपका सब खराब हो जाएगा। सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड। अभी जितना पढ़ लिया है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो। आई नो आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी, बस उसको बहुत फॉर्म कर लो, उसको पक्का कर लो जितना आपने पढ़ लिया है। ठीक है, और जो रह गया है उसमें से अगर कुछ इजियर है वो जो इजियर है एंड जो इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक को उठाओ और उस टॉपिक को प्रिपेयर करो। जो बहुत डिफिकल्ट है और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, डोंट पिक दोज टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को मत उठाओ। ठीक है, अब हम जब प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो हमें इतना तो पता चल जाएगा विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो डेफिनेटली उन टॉपिक्स को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। So this is your first paper, UPSI 12th December 2016 शिफ्ट 1 का पेपर है। इसमें जो SICI प्रॉफिट लॉस है उसमें से 5 क्वेश्चंस आए हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, इधर इट इज बैंकिंग एग्जाम और इट इज रेलवे एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप ले लो, हर एक एग्जाम में इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। इसमें फॉर्मूलाज जो हैं डेफिनेटली दे आर द बेस, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको नहीं छोड़ना है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब पार्टनरशिप से देखो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे बिजनेस इन्वेस्टमेंट में ए का इतना शेयर है, बी का इतना शेयर है, उसको इतना परसेंट फायदा हुआ, उसको इतना परसेंट, इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पार्टनरशिप से आता है। ठीक है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो देखो ये क्वेश्चन जो है इसकी जो प्रोबेबिलिटी आने की इट इज लाइक 50-50, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। अगर आएगा भी तो एक क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा भी तो। ठीक है, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम जो टॉपिक है इसमें से 3 क्वेश्चंस आप देख रहे हो कि 3 क्वेश्चंस आए हैं। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन नंबर सिस्टम जो है ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें से जो चीजें आपको प्रिपेयर करनी है दैट इज, देखो इसमें से प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू इजीएस्ट टॉपिक है ना, बहुत ही इजी टॉपिक है और इससे एक आधा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बोर्ड मास से रिलेटेड आपसे जो है क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल से आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं नंबर सिस्टम से। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। अब देखो बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम से आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। अलजेब्रा से आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है। अलजेब्रा अगेन इट इज वेरी वास्ट, है ना, जो अलजेब्रा है ये भी वास्ट है। अलजेब्रा में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको एक इक्वेशन गिवन होगी, एक कुछ ना कुछ चीज गिवन होगी और दूसरी इक्वेशन की वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ना, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ट्रिग्नो से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। नाउ दीज 2 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बात तो इनमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं।
ठीक है, इनमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो दैट मीन्स दिस इज इम्पॉर्टेंट। दूसरा रीजन कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक्स हैं दीज आर सिंगल यूनिट चैप्टर्स। जैसे हम अलजेब्रा की बात कर लें या हम ज्योमेट्री की बात कर लें, ये जो यूनिट्स है ना, इनमें काफी सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, इनमें काफी सारे चैप्टर, जैसे अलजेब्रा है उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी मिलेगा, आपको पॉलिनोमियल्स भी मिलेंगे, उस तरीके से ज्योमेट्री है उसमें आपको ट्राइंगल भी मिलेगा, सर्कल भी मिलेगा, है ना, लाइंस एंड एंगल्स भी मिलेंगे, आपको सभी चीजें मिलेंगी, स्ट्रेट लाइंस भी मिलेंगी। ज्योमेट्री में आपको दीज आर वास्ट टॉपिक्स है ना, ये वास्ट टॉपिक्स हैं। लेकिन जो टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये दो टॉपिक्स हैं, दीज आर सिंगल चैप्टर यूनिट्स, ये सिंगल चैप्टर यूनिट्स हैं। ठीक है, सिंगल चैप्टर यूनिट्स मतलब लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इसको आप जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हो, जल्दी से प्रिपेयर भी कर सकते हो, क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आ रहे हैं, सो दैट मींस दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको नहीं छोड़ना। अब ज्योमेट्री से आपसे दो क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, सो ज्योमेट्री से आपसे दो क्वेश्चंस पूछे हैं, मोस्टली स्ट्रेट लाइंस पे, लाइंस एंड एंगल से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सो उस टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकते हो। डाटा इंटरप्रिटेशन, बेसिकली डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है डाटा की फॉर्म में, इट कुड बी इधर बार ग्राफ, इधर पाई चार्ट और टेबल, कुछ भी हो सकता है। और देन वो आपसे क्या पूछेंगे, वेरियस क्वेश्चंस, मीडियन, फॉर एग्जांपल आपको सिंपल, आपको वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है और आपसे पूछ लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज का मीन बता दो, मीडियन बता दो, एवरेज, इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। ठीक है, सो डाटा इंटरप्रिटेशन अगेन इंपॉर्टेंट है। Okay, average and percentage, this is the base of quant. I always say average and percentage आपका data interpretation में भी यूज होता है। ठीक है, आपका प्रॉफिट लॉस में भी यूज होता है, SICI में भी परसेंटेज यूज होता है। ठीक है, ये इन सभी टॉपिक्स में भी यूज, टाइम एंड वर्क में भी यूज होता है, डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी यूज हो सकता है। ठीक है, बहुत से टॉपिक्स हैं जिसमें आपका एवरेज और परसेंटेज यूज होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी यूज होता है। ये दो टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि क्वांट का बेस है। ठीक है, क्वांट का बेस है, मतलब जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, देखो वो पैटर्न एक फिक्स उन्होंने रखा हुआ है कि ये टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं और बनते आ रहे हैं, है ना। वो तो अभी अगर हमारी बहुत ही खराब किस्मत होगी तभी वो पैटर्न बिल्कुल ही चेंज कर जाएगा। जो एग्जाम्स होते हैं ना, जो एग्जाम्स, जो पेपर्स बनते हैं, उनका पैटर्न हमेशा कभी भी ऐसा ऐसा पैटर्न नहीं हो सकता। उनका पैटर्न ना हमेशा कुछ ऐसा ऐसा पैटर्न रहता है। ठीक है, ऐसा पैटर्न आप कभी नहीं देख पाओगे कि भाई एक एक साल में तो पेपर बड़ा ही इजी आया, दूसरे साल में एकदम शुक कर गया, एकदम ऊपर चला गया, ऐसा कभी नहीं होता। जो हमेशा फ्लो होता है वो हमेशा ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है फ्लो, कि ठीक है कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, कई बार इजी आ गया, मतलब अगर डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ती है तो बहुत कम अमाउंट में बढ़ती है, ऐसा नहीं बिल्कुल ही मतलब दूसरे ही प्लेनेट के क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, सो जो ग्राफ है पेपर्स की फॉर्मेशन का वो हमेशा कुछ इस तरीके का रहता है, ना कि इस तरीके का। ठीक है, ना कि इस तरीके का। सो अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है सो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो मैं ये बता रही थी कि ये जो दो टॉपिक्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर बेस ऑफ क्वांट। ठीक है, ये बेस है क्वांट की, क्योंकि ये बाकी डिफरेंट टॉपिक्स में भी यूज होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली इंडिविजुअली तो इनके क्वेश्चंस बनते हैं, अपने अलग से तो क्वेश्चन बनते हैं, बट इनका यूज बाकियों में भी होता है। ठीक है, अगेन एलसीएम एचसीएफ से दो क्वेश्चंस आए हैं, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सिंप्लीफिकेशन से तो हर पेपर में क्वेश्चन बनता है, इसमें से भी बना है, 3 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन में पूरा का पूरा जो सिंप्लीफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन बोर्ड मास। ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन बोर्ड मास। ठीक है जी, सो सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन तो हर कोई कर लेगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, टाइम मैनेज करना। वो टाइम कैसे मैनेज कर पाओगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, जब आपने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, तभी आप टाइम मैनेज कर पाओगे व्हाइल सॉल्विंग दिस सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आया, हो सकता है कोई भी ना आए। ठीक है, मतलब एक की ही इसमें प्रोबेबिलिटी वाले के क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी कितनी है इसके आने की, 1। ठीक है, कि एक ही क्वेश्चन आएंगे, एक ही क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सो यूनिटरी मेथड में इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है। देखो यूनिटरी मेथड इज अ वेरी बेसिक एंड लाइक इट इज अ वेरी बेसिक मेथड ऑफ मैथ्स, सो इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। इट इज जस्ट अ सिंपल कॉन्सेप्ट जो कि हर जगह पर लग जाता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट, दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट
है ना, दिस इज नॉट सेपरेट चैप्टर। सिंस इसका शिफ्ट 3 में एक क्वेश्चन आया, सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन सेपरेटली, इसमें इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, बट दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है, यूनिटरी मेथड इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, आप 5 मिनट में समझ सकते हो इसको, ठीक है। सो समझ लेना, 5 मिनट लगा सकते हो आप इजीली। ओके, मिक्सचर एंड एलिगेशन से 2 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी रहती है 1 या 2 क्वेश्चन आने की, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 1 क्वेश्चन आया है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखो, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट किन्हीं चीजों का। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। जैसे मुझे 10 चीजें दी हैं, मैं उन 10 चीजों में से मुझे 2 चीजें सिलेक्ट करनी है, तो कितने वेज में मैं उनको सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। दिस इज अ वास्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन इस इन एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वे में नहीं आता। सो इनके जो फॉर्मूलाज हैं वो लर्न कर लो, कुछ इनके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देख लो एंड यू आर डन। ओके, सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है ना भी आए। फ्रैक्शंस जो है, फ्रैक्शन से किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, फ्रैक्शन से इस तरीके का क्वेश्चन आपको बन सकता है, जैसे आपको 4 फ्रैक्शंस दी होंगी, है ना, 2/3, 1/3, 1/9, है ना, कुछ भी है ना, 5/3, और आपसे पूछेंगे बताओ कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है, या कौन सी सबसे छोटी है, या कौन सी सेकंड हाईएस्ट है, या कौन सी सेकंड लोएस्ट है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो आप क्या करोगे, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, पॉइंट्स में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, एंड डेसिमल में जब कन्वर्ट कर दोगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, दैट्स इट। इसमें भी कुछ कुछ मतलब स्पेशली करने की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज एन इजी कॉन्सेप्ट, दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन बना है, मतलब इसमें देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 0 to 1, है ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, हो सकता है कोई क्वेश्चन आए, हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए। ओके, सो ये तो था एनालिसिस आपका 12 दिसंबर 2016 जो शिफ्ट 1 का पेपर है उसका एनालिसिस था। अब हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट हमें पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन किससे आया, ये आया अलजेब्रा से। जैसे कि मैंने बोला था आपको, अलजेब्रा से कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कुछ इक्वेशन आपको गिवन होगी और आपसे पूछेंगे कि बताओ भाई इस इक्वेशन की वैल्यू क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो इसको कैसे देखो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखो हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन दैट y अपॉन z इज इक्वल्स टू 1/3। आपको y अपॉन z की वैल्यू गिवन है 1/3, ठीक है, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। सॉरी, दिस इज नॉट डिविजन, यहाँ पर ये डिविजन नहीं है, दिस इज डिवाइड, ये डिवाइड है और यहाँ पर है माइनस का साइन, सम प्रिंटिंग एरर, यहाँ पर डिवाइड है और यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है। सो वी आर हैविंग y क्यूब प्लस z क्यूब डिवाइडेड बाय y क्यूब माइनस z क्यूब, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। सबसे पहला चीज आपको गिवन क्या है, आपको y अपॉन z गिवन है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे y अपॉन z दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर क्या करो, y अपॉन z बनाने की कोशिश करो। अब देखो जब मैं यहाँ से z क्यूब कॉमन निकालूंगी, z क्यूब ऊपर से कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा, y क्यूब अपॉन z क्यूब। अगर देखो यहाँ पर तो कोई z क्यूब नहीं था यहाँ पर, है ना, तो मुझे z क्यूब, अगर मैंने z क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर z क्यूब से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1। सिमिलरली नीचे से z क्यूब कॉमन निकालो, अंदर बचेगा y क्यूब अपॉन z क्यूब माइनस 1, ठीक है। अब ये z क्यूब और ये z क्यूब तो कट गए, बचा क्या मेरे पास, इसको लिख सकते हो y अपॉन z होल क्यूब प्लस 1, y अपॉन z होल क्यूब -1, तो ये क्या आ जाएगा, y अपॉन z की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 1/3, सो 1/3 होल क्यूब प्लस 1, 1/3 होल क्यूब -1, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 1/3 क्यूब इज 1/27 प्लस 1, 1/27 -1, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 27 इज 28/7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस 27 दैट इज -26/27, 27 कट जाएंगे, बचेगा क्या, -28/26, तो ये 2 पे जा रहा है, तो दिस इज -14/13, क्या आ जाएगा आंसर, -14/13 आपका आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बस इसमें एक सिंपल सा लॉजिक लगा है। क्या सिंपल, देखो जो चीज गिवन है उसको ध्यान से देखो,
y अपॉन z गिवन है। देखो मैं यूज तो y अपॉन z की वैल्यू को ही कर सकती हूँ, है ना। मुझे ना तो y की वैल्यू गिवन है ना z की वैल्यू गिवन है, मुझे y अपॉन z की वैल्यू गिवन है। तो मैंने क्या किया, इस वाले एक्सप्रेशन में y अपॉन z को बनाने की कोशिश की। तो y अपॉन z को जब मैंने मुझे पता है y अपॉन z कैसे बन सकता है भाई, z क्यूब को कॉमन निकालोगे तभी तो यहाँ पर y क्यूब अपॉन z क्यूब बनेगा और यहाँ पर तो 1 रह जाएगा, है ना। और यहाँ पर आप इजिली y अपॉन z की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इजिली अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक लगा इस क्वेश्चन में, दिस इज वेरी इजी। लेकिन बहुतों से इस ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस नहीं होते हैं। बिकॉज क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो लॉजिकली नहीं सोचते। अब देखो वो ये नहीं सोचते कि हमें तो y अपॉन z की, वो क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 1/3z, इससे भी हो जाएगा क्वेश्चन इससे भी हो जाएगा, है ना। अगर आप y की वैल्यू 1/3z सब्सटीट्यूट कर दोगे ना y की वैल्यू, तब भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्योंकि z क्यूब कॉमन निकल के तब भी कट जाएगा। ठीक है, z क्यूब कॉमन निकल के तब भी कैंसिल हो जाएगा, इससे भी क्वेश्चन हो सकता है। सो देखो लॉजिक्स आप काफी सारे निकाल सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। बट यू शुड एटलीस्ट नो दैट हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस, कैसे इनको सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, सो ये अलजेब्रा से आया है क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन इज the following 4 candidates marks obtained by A, B, C and D, मतलब जो 4 कैंडिडेट्स हैं A, B, C और D, उनके मार्क्स कितने कितने आए हैं वो उन्होंने मेंशन किया है। A के मार्क्स आए हैं 420 आउट ऑफ 560, ठीक है, 420 आउट ऑफ 550। बी के मार्क्स जो आए हैं दैट इज 560 आउट ऑफ 720, सी के आए हैं 415 आउट ऑफ 500 और डी के आए हैं 485 आउट ऑफ 650। दे आर सेइंग दैट हुज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज सेकंड टू द हाईएस्ट। मुझे सेकंड टू द हाईएस्ट मतलब जो सेकंड नंबर पे जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो मुझे चाहिए, है ना। लेकिन उन्होंने परसेंटेज ऑफ मार्क्स बोला है, तो परसेंटेज मुझे सबसे पहले निकालनी पड़ेगी हर एक स्टूडेंट की, ए की भी, बी की भी, सी की भी, डी की भी। तो ए की परसेंटेज कितनी आएगी, परसेंटेज कैसे निकालती है, जितने मार्क्स उसके आए हैं दैट इज 420, जितने में से आए हैं दैट इज 560 मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला मेथड फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज। तो यहां से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 0 and 0 कैंसल्ड आउट, 7 6 42, 7 8 56, तो हमारे पास बना 600 आउट ऑफ डिवाइडेड बाय 8। तो इसको निकाल सकते हैं हम इजीली 75%, ये आ जाएगा हमारे पास 75%। ये आया हमारे पास ए के लिए, तो बी के लिए भी निकाल सकते हो, दैट इज 560 डिवाइडेड बाय 720 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 8 7 से 56, 8 9 से 72, 700 डिवाइडेड बाय 9, तो ये कितना आ जाएगा 77.78% आ गया। ठीक है, क्योंकि ये 77.7777 आता जाएगा, तो उसको मैंने राउंड ऑफ करके 77.78 लिख दिया। सी के लिए भी निकाल सकते हो, सी के लिए क्या आएगा 415 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, तो ये तो सिंपली 2 जीरोस और 2 जीरोस कैंसल्ड आउट, तो ये आ जाएगा 83%। ठीक है, सिमिलरली हम डी के लिए भी निकाल सकते हैं। डी के लिए आ जाएगा हमारे पास, डी के लिए हमारे पास आ जाएगा 485 डिवाइडेड बाय 650 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सो 0 0 कैंसल्ड आउट एंड 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और यहाँ पर आएगा 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, तो ये आ जाएगा 97 बाय 13। सो ये आ जाएगा हमारे पास 13 7 जा 91 और 6 0 74.6%, कुछ इतना आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ओके, सो ये हमारे पास परसेंटेजेस आ गए। ये टॉप करेगा, दैट इज सी टॉप करेगा। बी जो है इसके सेकंड सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, सेकंड नंबर पे आएगा, फिर आएगा हमारे पास ए और फिर आएगा हमारे पास डी। तो सेकंड टू द हाईएस्ट कौन है, बी। सो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज बी। ठीक है, सो बी जो है दैट इज उसकी जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है दैट इज सेकंड टू द हाईएस्ट। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, है ना, परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो एवरीथिंग वाज कैलकुलेशन, सब कुछ कैलकुलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये इस क्वेश्चन को देखो, दे आर आस्किंग कि 3√16 इज अ इरेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इंटीजर और प्राइम नंबर, इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करो। सबसे पहले देखो जो इरेशनल नंबर्स होते हैं
अगर आपसे कोई बोले कि इस फॉर्म में ये रूट ए है या रूट बी या रूट सी, क्या ये सभी के सभी इरेशनल नंबर्स होंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए नो, ये सभी के सभी जरूरी नहीं है इरेशनल हो, क्योंकि हो सकता है अगर मैं ये सिलेक्ट करूं तो हो सकता है ए को मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर, तो जब ए को एक्स स्क्वायर लिख दिया आपने तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस ए की जगह एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स के इक्वल आ जाएगा, है ना, ये एक्स के इक्वल आ जाएगा, जहां पर एक्स कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई इंटीजर हो सकता है ना, कोई नेचुरल नंबर हो सकता है एक्स। सो दैट मीन्स जो भी चीज जो कि इस रूट के अंदर है, जरूरी नहीं कि वो रूट अगर किसी के ऊपर लग गया तो वो इरेशनल बन जाएगा, दिस इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, ठीक है जी। रूट के अंदर अगर कोई चीज ए, रूट ए है हमारे पास, अगर मैं इसको फर्दर और छोटी फॉर्म में मैं नहीं लिख पा रही, इसको फर्दर और मैं छोटी फॉर्म में नहीं डिवाइड कर पा रही, नहीं लिख पा रही, अगर इसको और छोटी फॉर्म में लिखना है तो मुझे डेसिमल फॉर्म में लिखना होगा, है ना, इन दैट केस ये जो हमारे पास होगा दिस विल बी एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं जिनके साथ आई दैट इज आयोटा लगा होता है, ठीक है, वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनके साथ आयोटा इमेजिनरी नंबर लगा होता है, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, सब इसमें आ जाते हैं, दैट मीन्स -1 -2 -3 सब कुछ, 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ये सभी इंटीजर्स होते हैं, है ना। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि 1.5 भी इसमें आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मीन्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -8 -7 -6 एंड सो ऑन चलते जा रहे हो, 0 1 2 3 इस टाइप वाले नंबर सो ऑन इन्फिनिटी, है ना, ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, ये दो फैक्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स, जैसे कि 2, है ना, 3 5 7, ठीक है, 11 13, है ना, एंड सो ऑन, ये सभी क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अब बहुतों को डाउट होता है ये कि 1 प्राइम है कि कॉम्पोजिट, तो 1 ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, 1 इज नीदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, 1 ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और जो 2 है दिस इज द ओनली इवन प्राइम, ओनली इवन प्राइम इज 2, इसके बाद वाले कोई भी इवन नंबर लोगे कभी भी प्राइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा 2 फैक्टर कॉमन निकाल सकते हो आप, ठीक है, दिस इज द रीजन। ओके, सो ये जो 3√16 है, ये जो 3√16 है, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू √16 क्या होगा, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 दैट इज 12, दैट मीन्स ये क्या है, एक इंटीजर, तो आंसर क्या आएगा सी, सो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। Next question. Next question is Radha and Rani race in opposite directions, starting simultaneously from the same point at an initial speed of 8 meter per second and 2 meter per second, respectively, on a 800 meter long circular track. Whenever she met, Radha's speed was halved in Queen's यहाँ पर रानी ही है, रानी speed, ठीक है, रानी speed is doubled. How many after the time will they meet फॉर द थर्ड टाइम, वो तीसरी बार कितने टाइम के बाद मिलेंगे। सबसे पहले तो वो एक सर्कल में मूव कर रही हैं, एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट किया है, अगर राधा इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो रानी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये क्लियर है। राधा की जो इनिशियल स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकेंड है, रानी की जो इनिशियल स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ओके, उन्होंने पूछा है वो जो तीसरी बार, अब देखो यहाँ राधा इस डायरेक्शन में जा रही है, रानी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो किसी पॉइंट पे आके वो कॉमन मिलेंगे। अब वो एक बार ही मिले तो राधा तो इधर चली गई, रानी दूसरी डायरेक्शन में चली गई, फिर वो दूसरी बार एक पॉइंट पे मिलेंगे, तीसरी बार एक पॉइंट पे मिलेंगे, चौथी बार एक पॉइंट, इस तरीके से वो मिलेंगे ना किसी न किसी पॉइंट पे जाके। उन्होंने पूछा है जब वो तीसरी बार एक पॉइंट में मिलेंगे तब तक का टाइम, तब तक से स्टार्टिंग से तब तक का टाइम बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम वो मिलेंगे, फर्स्ट टाइम जो वो मिलेंगे तो वो वाला टाइम अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम होता है यहाँ पर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, सर्कल का जो सर्कुलर ट्रैक का जो डिस्टेंस है दैट इज 800 मीटर, और यहाँ पर स्पीड क्या होगी, इनिशियली उनकी स्पीड कितनी थी, इनिशियली उनकी स्पीड थी 8 मीटर पर सेकेंड से, इनिशियली जो उनकी स्पीड थी दैट वाज 8 मीटर पर सेकेंड से
एक की 8 मीटर पर सेकेंड थी और एक की 2 मीटर पर सेकेंड थी, है ना। सो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, एड ऑन हो जाएगी। तो टाइम अगर मुझे कैलकुलेट करना है फर्स्ट मीट के लिए तो दैट वुड बी 800 डिवाइडेड बाय 8+2, तो ये कितना आ जाएगा, दिस वुड बी 80। ठीक है, सेकेंड जब वो मिले, सेकेंड टाइम जब वो मिले तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, उन्होंने बोला जब वो फर्स्ट टाइम जब वो उन्होंने बोला, यहाँ पर देखो, राधा स्पीड वाज हाफ्ड एंड रानी स्पीड वाज डबल्ड व्हेनेवर शी मेट। इनिशियल के बाद तो जब भी वो मिले तो राधा की स्पीड तो हो गई आधी, राधा की कितनी है 8, इसको कर दो हाफ मतलब 4, रानी की स्पीड को कर दो डबल मतलब 4। तो ये सेकेंड टाइम के लिए जब वो मीट करेंगे तब तक के लिए टाइम आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड टाइम के लिए टाइम आ जाएगा, सेकेंड टाइम जब वो मिलेंगे वो वाला टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 8, तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। थर्ड टाइम के लिए, थर्ड टाइम जब वो मिलेंगे तो वहां तक का अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, दैट इज 800 मीटर। अब अगेन जो उसकी प्रीवियस स्पीड है वो 8 नहीं लोगे, राधा की प्रीवियस स्पीड को 8 नहीं लोगे, आप 4 लोगे। अब जो पिछले टाइम की है स्पीड, तो 4 का हाफ कर दोगे 2, 4 यहाँ पर इसकी स्पीड का डबल कर दोगे तो 8, रानी की स्पीड को डबल कर दोगे दैट इज 8, तो ये भी आ जाएगा 80। अब आप क्या करो, इन तीनों टाइम्स को ऐड कर दो, क्योंकि उन्होंने बोला हमें वहां तक का टाइम कैलकुलेट करना है जब वो तीसरी बार मिले, तो इन तीनों टाइम्स को ऐड कर देंगे, दैट इज 80 प्लस 100 प्लस 80, दैट इज 100 प्लस 160, दैट इज इक्वल टू 260। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, योर ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, now let's see the next question. Next question is, fifth question is, in a company that worked 6 days a week, एक कंपनी है जो कि एक वीक में 6 दिन काम करती है, टोटल अमाउंट पेड टू द वर्कर्स फॉर द कंसेक्टिव वीक्स, पहले वीक के लिए उनको 3000 मिलता है, दूसरे वीक के लिए 3060 रुपए मिलते हैं। If 10 male and 8 female members worked in the first week, पहले वीक में 10 मेल और 8 फीमेल काम कर रहे हैं, दूसरे वीक में 12 मेल और 6 फीमेल्स काम कर रहे हैं द सेकेंड वीक, देन फाइंड द अमाउंट पेड टू ईच मेल एंड फीमेल वर्कर रिस्पेक्टिवली। मान लो एक मेल को एक दिन के लिए कितनी अमाउंट मिल रही है, एक्स रुपीस, मान लो एक फीमेल को कितनी अमाउंट मिल रही है एक दिन के लिए, मान लो दैट इज इक्वल्स टू वाई रुपीज। ठीक है, एक मेल को मान लो एक दिन में एक्स रुपीज मिल रहे हैं, एक फीमेल को वाई रुपीज मिल रहे हैं। अब फर्स्ट वीक, पहला वीक लेते हैं हम, फर्स्ट वीक जब हम कंसिडर करेंगे तो फर्स्ट वीक में 10 मेल हैं और 8 फीमेल हैं, सो 10 इंटू, एक मेल के लिए हमने कितने, एक मेल को कितने पैसे मिल रहे हैं 10, तो 10 मेल को 10x मिलेंगे, है ना। अब एक वीक में वो कितना काम कर रहे हैं 6 दिन, तो मल्टीप्लाई बाय 6 भी होगा, एक दिन के लिए 10 मेल्स को 10x रुपीज मिलेंगे, तो 6 डेज के लिए कितने मिलेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करके आएगा, ये है मेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए सिमिलरली हमारे पास 8 फीमेल हैं, एक फीमेल को एक दिन में y मिल रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 6 दिन के लिए वो काम कर रहे हैं, तो पहले वीक उनको कितनी अमाउंट मिल रही है, दिस इज इक्वल टू 3000। सिमिलरली हम सेकेंड वीक के लिए भी करेंगे, वो सेकेंड वीक के लिए हमारे पास 10 मेल्स हैं इंटू 6 प्लस कितनी फीमेल्स हैं 6 फीमेल्स इंटू अगेन 6, दिस इज इक्वल टू 30, कितना है 3060 रुपीज मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ से 6 कॉमन निकाल के उधर डिवाइड कर सकते हो, तो फाइनल इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन फाइनल बनेगी 10x प्लस 8y इक्वल्स टू 500, और ये वाली बनेगी 12x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 510। ठीक है, ये इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगे। अब देखो इन इक्वेशंस को, हमारे पास एक इक्वेशन ये बनी है और एक इक्वेशन ये बनी है, मुझे x और y दोनों की वैल्यूज चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो कैसे सॉल्व करेंगे, इनको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, ताकि y एलिमिनेट हो जाए। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, पहली वाली इक्वेशन से आ जाएगा मेरे पास 60x प्लस 48y इक्वल्स टू 3000, वही इक्वेशन बन जाएगी। इस पे देखते हैं 96x प्लस 48y इक्वल्स टू ये आ जाएगा 4080। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करो, दोनों इक्वेशंस को कर दो सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस, तो क्या आएगा हमारे पास, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे
यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ। सो यहाँ आ जाएगा 60x प्लस 48y इक्वल्स टू 3000 एंड यहाँ पर है 96x प्लस 48y इक्वल्स टू 4080। माइनस करेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसल। यहाँ पर आया हमारे पास माइनस का 36 और यहाँ पर आ जाएगा 1080 नेगेटिव में। सो दिस विल बी okay, so this will be minus 1080 डिवाइडेड बाय माइनस 36, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो ये आ जाएगा 30। सो x आपके पास कितना आ जाएगा 30। सिमिलरली आप y भी कैलकुलेट करोगे, y कैसे निकालोगे, किसी भी एक इक्वेशन में इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओके, सो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो इस इक्वेशन में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 30 तो आ जाएगा 10 इंटू 30 प्लस 8y इज इक्वल टू 500। सो यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 300, तो 200 डिवाइडेड बाय 8 25। सो y को कितने रुपीज मिल रहे हैं? एक y हमने क्या कंसिडर किया था? y वी हैव कंसिडर्ड एज अ मेल और अ फीमेल, y वी हैव कंसिडर्ड एज अ फीमेल और x वाज अ मेल, है ना। सो एक फीमेल को मिल रहे हैं 25 रुपीज और एक मेल को मिल रहे हैं 30 रुपीज एक दिन काम करने के, ठीक है। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा? और आंसर विल बी, एक मेल को कितने मिल रहे हैं? एक मेल को मिल रहे हैं हमारे पास 30 रुपीज और 25। सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दे आर सेइंग कि पी क्यू आर एक इंटीजर्स है हमारे पास, आर जो है एक इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, पी और क्यू ऑड इंटीजर है। कोई भी दुनिया का जो इवन इंटीजर होता है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, और जो ऑड इंटीजर्स होते हैं पी और क्यू दोनों को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों फॉर्म्स में लिख सकते हो। अब इसको भी 2n भी लिख सकते हो, 4n भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके। अब देखो सबसे पहले चेक करते हैं फर्स्ट q इंटू पी माइनस आर। तो q है हमारे पास 2n माइनस 1, p माइनस आर मतलब p क्या है हमारे पास 2n माइनस 1 अगेन, माइनस r क्या है हमारे पास 2n, तो ये और ये कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा 2n माइनस 1 विद नेगेटिव साइन। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? एक ऑड नंबर ही आ रहा है। सो दैट मीन्स ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला है कि रॉन्ग स्टेटमेंट मुझे ढूंढनी है, इनमें से कौन ट्रू नहीं है, तो ये तो ट्रू है। अब p माइनस आर होल स्क्वायर, p कितना है हमारे पास 2n माइनस 1, r कितना है 2n, ठीक है, ये कैंसिल, इसका होल स्क्वायर मतलब 1। 1 क्या है हमारे पास? ऑड नंबर, उन्होंने क्या लिखा है? इवन। तो यहीं पे मेरे आंसर मिल गया मुझे, ये मेरे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है, बी इज रॉन्ग। मुझे अगला चेक करने की जरूरत भी नहीं है, चेक भी कर सकती हो, ये ट्रू स्टेटमेंट्स ही आएंगी, आप चेक कर सकते हो, इन वैल्यूज को पुट करके आपके पास ट्रू स्टेटमेंट्स ही होंगे, ठीक है। सो बी आपका आंसर करेक्ट हो गया। दैट मीन्स ये एक्चुअली फॉल्स लिखा हुआ है, गलत एक्सप्रेशन दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। Seventh question is, in traveling 60 kilometer, Amir takes 4 hours more than Salman. If Amir doubles his pace, he will take 2 hours less than Salman. अब देखो, this question is based upon distance and speed. आपको फॉर्मूला देखो, अब यहाँ पर टाइम की डिस्कशन हो रही है, तो आपको टाइम इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस स्पीड पता होना चाहिए। दिस फॉर्मूला यू शुड नो, ठीक है। डिस्टेंस आपको गिवन है, डिस्टेंस इज 60, फिक्स है डिस्टेंस। देखो अब उन्होंने कहा है आमिर को 4 घंटा ज्यादा लग रहा है 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए दैन सलमान। अब सबसे पहले तो आमिर की स्पीड मान लो, आमिर की स्पीड मान लो x और सलमान की स्पीड मान लो y, ठीक है, सलमान की स्पीड मान लो y, ठीक है। अब नाउ दे आर सेइंग कि आमिर को 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, मतलब जो आमिर जितना टाइम ले रहा है इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए, पहले तो वो टाइम चाहिए हमें, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। आमिर की स्पीड कितनी है? इतनी। तो आमिर का टाइम ज्यादा है किससे? सलमान के टाइम से, दैट इज 60 डिवाइडेड बाय y। कितना ज्यादा है? 4 आवर्स, 4 आवर्स लग रहे हैं तो इक्वल्स टू 4। ये बनी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनेगी यहाँ से, अगर आमिर की स्पीड, पेस का मतलब होता है स्पीड, डबल हो जाती है, आमिर की स्पीड 2x हो जाती है, मतलब इतना टाइम अब उसको लगेगा, 60/2x टाइम लगेगा उसको, अगर उसकी स्पीड डबल हो जाती है ना, और सलमान को तो 60/y टाइम ही लगेगा। अब उन्होंने कहा ही विल टेक 2 आवर्स लेस। अब जो ये टाइम है ये हो गया छोटा, तो दैट मीन्स जो 60/y है ये पहले आएगा यहाँ पर, जो 60/y है दैट मीन्स हमारी इक्वेशन बनेगी 60/y/60/2x, ये हमारी इक्वेशन बनेगी इक्वल्स टू
दिस इज इक्वल्स टू 2, 2 घंटे उसको लग रहे हैं. सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन. अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो. तो हमारे पास आएगा 60/x प्लस सॉरी -60/2x इक्वल्स टू 4 + 2 इज 6. सो ये 6 आ जाएगा. तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 120 - 60/2x इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 6. तो यहां से आ जाएगा 12x इज इक्वल्स टू 60, x इज इक्वल्स टू 5. सो x आ गया हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है. तो 5 किलोमीटर पर आवर आ गया. और उन्होंने आमिर की स्पीड ही पूछी है, तो मैं y कैलकुलेट ही नहीं करूंगी. सो a दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर है. ओके, सो अब हम 8th क्वेश्चन देखते. अच्छा, दिस इज द सेम क्वेश्चन. ओके, नाउ हम डिस्कस करेंगे जो शिफ्ट 3 है उसकी भी एनालिसिस कर लेते हैं, जो 12 दिसंबर 2016 में हुई है, बट दिस इज शिफ्ट 3. ओके, अब देखो SICI प्रॉफिट लॉस से अगेन ज्यादा क्वेश्चन, 2 इंपॉर्टेंट. पार्टनरशिप से कोई क्वेश्चन नहीं आया. नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन. बोर्ड स्ट्रीम से पाइप सिस्टम से 1 क्वेश्चन ही, या तो 1 आएगा या नहीं आएगा. एल्जेब्रा से कोई क्वेश्चन इस बार नहीं आया. ट्रिग्नो से नहीं आया. टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, ये इतने इंपॉर्टेंट है ना इस यूपीएसआई एग्जाम के लिए, स्पेशली दिस टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस. ये 2 चैप्टर्स प्लीज 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 करके जाना, ये दोनों चैप्टर्स, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग है. आप समझ जाओगे, आप कर लोगे इन चैप्टर्स को. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूला लिखो, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, दैट्स इट, यू आर डन. ठीक है, ज्योमेट्री जो है इससे कोई क्वेश्चन नहीं है. डाटा इंटरप्रिटेशन से 1 क्वेश्चन आया. डाटा इंटरप्रिटेशन से आपको 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं. इस बार ये शिफ्ट 3 में 1 आया. ऐसा भी हो जाता है कभी कभी. ठीक है, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. डाटा इंटरप्रिटेशन अगेन एवरेज एंड परसेंटेज से 6 क्वेश्चन, बल्क में लड्डू, है ना. रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन, एलसीएम एंड एचसीएफ से 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 6 क्वेश्चन. सो दैट मीन्स ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको नहीं छोड़ना हमें बिल्कुल भी, स्पेशली जिन पे स्टार लगा रही हूँ, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इनको. प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन या 0 नहीं भी आ सकता. यूनिटरी मेथड से 1 क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन से 2, है ना, इससे 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं. परम्यूटेशन से 1 क्वेश्चन, 0 से 1 क्वेश्चन बन जाता है. फ्रैक्शन से 0 से 1 क्वेश्चन हो सकता है, ना भी है फ्रैक्शन से. ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शंस नॉर्मली भी हर जगह पे यूज होती हैं, है ना. सो जरूरी नहीं उस पर एक सेपरेट क्वेश्चन बने ही बने, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. ठीक है, सो बेसिकली फ्रैक्शन से हमें 0 से 1 क्वेश्चन दिख सकता है. परम्यूटेशन से हमें 0 से 1 क्वेश्चन दिख सकता है. मिक्सचर एलिगेशन से 1 से 2 क्वेश्चन दिख सकते हैं. यूनिटरी मेथड से भी 1 आध क्वेश्चन दिख सकता है. प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन या हो सकता है ना भी आए. अब सबसे इंपॉर्टेंट इज सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज एंड परसेंटेज, ये SICI प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन. ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमें नहीं छोड़ के जाने, जो कि हमें बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने. ठीक है, सो ये टॉपिक्स हमें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने. ठीक है, तो अभी हमें पता चल गया दैट दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, सो वी कैन अरेंज आर 1 मंथ अकॉर्डिंगली, है ना. इसके अकॉर्डिंगली हम अपने जो मंथ की जो लास्ट रिवीजन बोल लो या लास्ट प्रिपरेशन बोल लो, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपना एनालाइज कर सकते हैं, खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे लिए विच आर द वीकर टॉपिक्स, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे वीक हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो एवरेजली प्रिपेयर्ड हैं, कौन से टॉपिक है जो कि बिल्कुल नहीं आते. जो टॉपिक्स बिल्कुल नहीं आते उनको आई वुड प्रेफर कि अभी छोड़ दो, या फिर उन टॉपिक्स को सिलेक्ट करो विच आर इजियर एंड इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो स्मार्टली अभी काम करो. ठीक है, हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट, बट हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो स्मार्टली काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डेफिनेटली हार्ड वर्क के बिना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आज के टाइम पे स्मार्ट वर्क के बिना भी कुछ नहीं होगा. ठीक है, सो अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करो अपनी वीकनेसेस एंड स्ट्रांगनेस के अकॉर्डिंगली. ठीक है, जो स्ट्रांग एरियाज और जो वीक एरियाज हैं उनके अकॉर्डिंगली जस्ट एनालाइज योरसेल्फ एंड देन एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड अकॉर्डिंगली मेक द शेड्यूल एंड डू द रिविजन. ठीक है, ओके, सो आई होप दैट ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा. ठीक है, दिस एनालिसिस वीडियो. सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड ऑल्सो आप मॉक टेस्ट जो है हमारी सरकारी परीक्षा .com से
.com से आप फ्री मॉक टेस्ट जो है वो लगा सकते हो, सो दैट अगर आपकी प्रेपरेशन हो गई है, आप उस प्रेपरेशन को और फर्म और प्रिसाइज और बेहतर करो। सो आप मॉक टेस्ट जो है, फ्री मॉक टेस्ट है सरकारी परीक्षा .com पे अवेलेबल है, सो यू कैन गो फॉर दैट। वो आप मॉक टेस्ट जो है वो ट्राई कर सकते हैं एंड अपने जो बेसिक्स हैं, अपने जो टॉपिक्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।